मौसम बदल रहा है, पूरे मुल्क की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मौसम बदलने के साथ साथ खांसी, बुखार, जुकाम ये सब बीमारियां जो है आम हो जाती हैं। बहरहाल मेरे साथ जनरल फिजिशियन डॉक्टर कदीर मिर्जा साहब बातचीत करने के लिए मौजूद है। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या जब मौसम बदलता है वाकई में ये बीमारियां लगती है, खांसी, बुखार, जुकाम, नज़ला, ये सब जो है मौसम के साथ होता है या फिर इसकी कुछ और वजह होती है, क्योंकि अक्सर और बेशतर जो है लोग दोष जो है मौसम बदलने को देते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मौसम बदलने के साथ साथ जो बीमारियां आ जाती हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, लोग जो है मौसम को दोष देते हैं, क्या ये हकीकत है कि मौसम बदलने के साथ बीमारियां भी आ जाती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, जब मौसम चेंज होता है तो नेचुरली बात है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, मेटाबॉलिज्म चेंज होता है, इम्यून सिस्टम चेंज होता है और डिफरेंट, ये अगर हम डिफरेंट लिटरेचर्स की बात करें तो ये अच्छी बात भी है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो उसमें हर इंसान की ये कोशिश होनी चाहिए कि आपने लेवल पर मेडिसिन ना लेते हुए अपने नियर बाई कहीं भी फिजिशियन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न करें। और अपने लेवल पर जो मेडिसिन पेशेंट लेना स्टार्ट कर देता है, जैसे केमिस्ट में गए, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बैंड हैं, उनको भी वो लेना शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंट ऐसी कई कमज़ोरियाँ हैं जिस वजह से वो पेशेंट जो है, अगर लगता है हमें कि वो 10 या 15 डेज़ में पेशेंट प्रोग्रेस करेगा, ठीक होगा, तो वो ऐसी उल्टी सीधी मेडिसिन खा के कल वो पेशेंट कहीं भी जो है उसकी जान तक भी जा सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि रिएक्शंस हैं, डिफरेंट हैं, मेडिसन है। अब नेचुरली बात है, ये कोई डाइट भी अगर आप एक्सेस लेंगे तो वो भी इंसान के लिए ख़तरनाक है। अगर हम एक्सेस कोई ब्रेकफास्ट लेते हैं तो वो भी हमारे लिए डेंजरस है। नेचुरली बात है, जब कोई कंसल्टेंसी नहीं है, बगैर कंसल्टेंसी के आप मेडिसिन खा रहे हैं तो ये मुझे लगता है बिल्कुल गलत है और इसमें इनको फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब मौसम चेंज होता है, थोड़ी बहुत बीमारी होती है, खांसी जुकाम होता है, इस पर जो है दवाई खाना बहुत ज़रूरी होता है, यहाँ पर ये जैसे जैसे मौसम बदल जाता है वैसे वैसे ठीक भी हो जाता है, तो इस बीमारी के लिए दवाई खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? नहीं, बिल्कुल कंसल्टेंसी लेनी होती है और अपने नियर बाई किसी भी फिजिशियन को आके एक वेल अच्छे तरीके से चेकअप करवा के वो क्या ओपिनियन देते हैं उसी ओपिनियन के अकॉर्डिंग चलना। और यही बात देखें, एक तो ज़्यादातर ये जैसे डेंगू है, डिफरेंट ये जो डिसीज़ आप हम बता रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर एक तो सफाई का भी ख़ास ध्यान रखना चाहिए लोगों को, और अब फैसिलिटीज़ भी एडमिनिस्ट्रेशनली भी कहीं आप देखते होंगे कहीं उनकी भी कमज़ोरी हैं तो कहीं लोगों की भी कमज़ोरियाँ हैं। अब एक इंडिकेशन अगर हो जाती है कि आप अपने इस डस्ट को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही डालें तो कभी कभार लोग वो भी नहीं करते हैं, उनको जहाँ मौका मिलता है वहाँ भी फेंक देते हैं वो। तो इस तरीके से फेंकने से वो ना ही एक घर का नुकसान है बल्कि वो पूरी इंसानियत, पूरे मोहल्ले और पूरे एरिए का बहुत बड़ा लॉस है। और उस गंदगियों की वजह से और उसके बाद जो जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं और नियर बाई हमारे घरों के आसपास सफाई हम प्रॉपर्ली नहीं रखते, तो ये एक डिसीज़ का बहुत बड़ा। और वेजिटेबल्स हैं हमारे जो खाने पीने, इनको भी जब हम यूज़ करते हैं प्रॉपर वॉश नहीं करते हैं, किस तरीके से करना है, चलते चलते लोग, आपने भी अक्सर देखा होगा कहीं निकल रहे होते हैं तो फ्रूट खाना शुरू कर देते हैं बगैर धोए और हाथ धोए। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि एक इनको हाइजीनिकली भी जो है अपने आप को फॉलो करना है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो नियर बाई अपने डॉक्टर को कंसर्न करके ही आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल नौजवानों की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, अगर शरीर में पेन होना शुरू हो जाता है वो एकदम से जो है पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है पेन किलर लेना अपनी मर्जी से। और पहले तो मैंने जैसे फिर मैं रिपीट करूँगा कि देखें, पेन किलर और ये एक पेन किलर लेंगे फिर उसके बाद कई डिफरेंट साइट्स पे जाके पेन किलरों का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे देखें, पेन किलर से ज़्यादा क्या होगा कि उससे पेन हमारा रिलीफ होगा, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं होता है कि पेन किलर खाने से हमारी बॉडी के अंदर और किन किन चीज़ों के नुकसान हो सकते हैं और होते हैं। अगर हम पेन ही किसी को रिलीफ के लिए अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो नेचुरली फिर डॉक्टरों को अपनी पोजीशन पर बैठने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि फिर सारे लोग जो हैं जब भी उनको पेन हो तो पेन किलर खा के तो घर में ही बैठे रहें। तो इसलिए पेन किलर को अवॉइड करना है और कंसल्टेंसी लेके उसके बाद ही जो रेकमेंड डॉक्टर करें उसको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल नौजवानों में यूरिक एसिड की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है, वो ये क्या वजह है? आखिर किन वजूहात के बेस पर जो है यूरिक एसिड नौजवानों में पैदा हो रहा है? किस वजह से जो है यूरिक एसिड फैलता है ज़्यादातर? बेसिकली देखें, यूरिक एसिड का एक लाइफस्टाइल जो है, डाइटरी बड़े इफेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल जो है लोगों के पास बिल्कुल प्रॉपर नहीं रहा है।
अब बच्चे जो हैं लेट नाइट मोबाइल और डिफरेंट चीज़ों का यूज़, और डे में भी अपना शेड्यूल उनका बिजी है, लैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट उनके मेंटेन नहीं हैं, जंक फूड्स का ज़्यादा यूज़ है, जहाँ भी भूख लगती है और जंक फूड स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टोटली जो है उनका एक अपना जो एक लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, जिस वजह से ये अननेसेसरी और इस किस्म की बैड फूड यूज़ करके बैड फूड से भी, और ये जो जितनी भी डाइट ये लोग लेते हैं इससे ज़्यादा ये, और आजकल आपने देखा होगा कि जंक फूड्स में लोग वेज नॉन वेज कुछ भी हो तो वो कंटिन्यूसली ले रहे हैं, और उनको कोई सीक्वेंस का पता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब लेना है, कितने दिनों में लेना चाहिए। तो अपने लेवल पर ये सारी चीज़ें जब प्रॉपरली वो लोग लेना स्टार्ट करते हैं तो उससे फिर यूरिक एसिड ही नहीं बल्कि और भी कई कॉम्प्लिकेशनें आती हैं। कार्डियक का रीज़न भी आ जाता है, CKD का है, CLD का, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन पेशेंट्स में आती हैं। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन का शिकार भी आजकल नौजवान है, लेकिन वो लोग जो है अपनी मर्जी से दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, उन नौजवानों के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? देखें, डिप्रेशन का बेसिकली ये है कि मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई इन चीज़ों में आ रहा है तो उसको सबसे पहले फेथ अपने रब पर रखना चाहिए, क्योंकि जो जिसने बचपन से लेके यहाँ तक लाया होता है तो आगे भी लेके जाने की ताकत उसी रब के पास होती है। ये हमारे सोचने से या हमारे स्ट्रेस लेने से वो चीज़ें नहीं होंगी या नहीं बदलेंगी, बट हमें सिर्फ एक कोशिश करनी है और एक पॉजिटिव कोशिश करनी है। हम पॉजिटिव कोशिश करेंगे तो नेचुरली सक्सेस रब, लेकिन मेडिसिन अपने लेवल पर ऐसे खाना गलत रहेगा। और बिल्कुल एक अगर पॉजिटिव अपना एटमॉस्फेयर रखेंगे, आज के जितने भी यूथ हैं या कोई भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव अगर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन और इन सारी चीज़ों को अगर वो अवॉइड करते हैं तो नेचुरली इन चीज़ों से वो सेफ हो सकते हैं और आने वाले टाइम में सक्सेस हो सकते हैं। और मेरा यही लास्ट फाइनल है कि रब पे ज़्यादा यकीन करें, क्योंकि कोशिश अपनी ना छोड़ें और यकीन रब पे करें, तभी आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल के इस मौजूदा दौर में नौजवान बच्चे, इनकी जो आई साइट है वो बहुत जल्दी जो है वीक हो जाती है, उसकी असल रीज़न क्या है? और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना नंबर तक जो है आई साइट पहनना चाहिए कि इतनी वीक हो जाए आपकी आई साइट, उसके बाद ही चश्मा पहने आप? जी देखें, आई साइट का जहाँ तक रीज़न है, उससे पहले अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन या वो सिम्टम अगर किसी पेशेंट में या बच्चे में आते हैं तो फिर मैं कहूँगा कि उनको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसर्न करें, अपने फिजिशियन से कंसर्न करें। अगर फिजिशियन को लगेगा कि इसको कोई और मल्टीपल प्रॉब्लम नहीं है, आई साइट की है, तो देन डॉक्टर अपने लेवल पर ही उस स्पेशलिटी की कंसल्टेंसी ले लेगा। तो अगर आई साइड का होता है तो वो ऑप्थेल्मिक उसको देख लेंगे। अगर किसी फिजिशियन को लगता है ऐसा कि यार इसको उसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एक तो मैं फिर कहूँगा कि लाइफस्टाइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोबाइल को अवॉइड करना है, कंसंट्रेशन जो है इन चीज़ों से कम करनी है और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। दैट्स ऑल, मेन यही है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, आपके पास बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं, क्या कभी कोई ऐसा मरीज़ है जो खुलकर आपके सामने सारी बातें शेयर करें? क्योंकि अक्सर और बेशतर डॉक्टरों की जान से ये कहा जाता है कि मरीज जो है सच नहीं बताता। देखें, उसमें ये होता है कि डिपेंड करता है, हम पेशेंट को दोष नहीं दे सकते, डॉक्टरों पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर का खुद का एक बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। देखो, डिग्री इज़ लाइक अ पीस ऑफ पेपर, बट मैं यहाँ समझूंगा कि जो इंसान की खुद की एबिलिटी है, जो हमारा टैलेंट है, वो हमें अपने अखलाक से ही उसको शो करता है। तो अगर हम डॉक्टर हैं तो नेचुरली हमें रूड बिहेवियर नहीं रखना है पेशेंट के साथ, क्योंकि हमारा मेडिकल प्रोफेशन है। हम किसी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है कि हमने चोर को पकड़ना है तो हम उस लहजे से उनसे बात करें कि गुस्से से बात करें, नहीं चोर है तो इसको हमने इन्वेस्टिगेट करना ताकि ये बताए कि चोरी कहाँ से की है। हम डॉक्टर हैं, हमें एक पोलाइटली रहना चाहिए। हमें अगर हम अच्छा एक अपना जो मैं कहूँगा कि एक अच्छा अपना व्यूज़ अगर उन पेशेंट के सामने और एक अच्छे कोलैबोरेट करके अगर हम चलेंगे, अपना ओपिनियन अच्छा रखेंगे, और पेशेंटों का भी फ़र्ज़ बनता है कि डॉक्टर से अच्छे तरीके से फॉलो अप करें, उनको 1000 बार पूछें, अच्छे तरीके से पूछें और फिर उस चीज़ पर अमल करके उन चीज़ों को फॉलो करें। आखिर में आपसे मैं यही जानना चाहूँगा, लोग बहुत सारे पूछते रहते हैं कि आजकल डॉक्टर कदीर मिर्ज़ा साहब कहाँ पर बैठते हैं, लोगों को आप अपना एड्रेस भी बता दीजिए और टाइमिंग भी बता दीजिए कौन से टाइम पर। मैं मॉर्निंग बख्शी नगर विशाल मेगा मार्ट मेडिकल कॉलेज के बैक गेट
में ही जो है विशाल मेगा मार्ट के सामने ही बिल्कुल वी केयर लैब है, यहाँ नियर बाई AC अल्ट्रासाउंड है, उसके साथ में ही अजय मेडिकल स्टोर है। मैं वहाँ सुबह मॉर्निंग 10 to 12:30 बैठता हूँ यहाँ पर। उसके बाद फिर हॉस्पिटल का टाइमिंग हो जाता है, फिर इवनिंग में सुजमा OPD करता हूँ BN कॉलेज के बिल्कुल नियर बाई सुल्तानिया मेडिकल हॉल, और वहाँ ऑनवर्ड्स जो है मैं 6 to 8:30 9:30 इस तरीके से सिटिंग देता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कदीर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। अलग अलग मसलों मसाइल पर हमने इनसे जानकारी ली और आप तक पहुँचाने की कोशिश की। बहरहाल आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।